दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये सुनने में आ रहा है, अभी ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई है, तो हम बोलें कि जो हम बोल रहे हैं या जो हम लोग बता रहे हैं आपको, इसकी 100% प्रूफ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, उनकी फौज ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। यहां पे स्पेसिफिकली नाम लिया जा रहा है सांगली एयरबेस, जो कि क्वेटा बलूचिस्तान में है, और दूसरा पासनी नेवल बेस, ये भी बलूचिस्तान में है, PNS मकरान, ये नेवी का बेस है। तो नेवल एयरबेस और एक इनका सांगली एयरबेस, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिए। अब दोस्तों, ये क्यों दिए, और इसीलिए भी ये न्यूज थोड़ी सी बिलीवेबल है क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और ये खबर है, ये 100% पक्की है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो कम से कम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं होगा। क्या ये कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, खुद मुख्तारी की, ये लोग बातें करते थे सोवरेनिटी की, ये क्या करती नहीं है। जैसा मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं, और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का यह मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा, एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे मस्ट हैव प्रॉमिस्ड द अमेरिकन्स, क्योंकि बलूचिस्तान एक वहां पे आग लगी हुई है। वहां के लोग जो हैं अब वो आजादी के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप किसी फॉरेनर को या फॉरेन प्लेयर को वहां पे इनवाइट करें तो मुझे लगता है बड़ा जोखिम का काम है। इसका मतलब आसिम मुनीर के लेवल से कोई गारंटीज गई हैं कि अगर अमेरिकन इस एयरबेस को यूज करते हैं, पहली चीज, सो वी कैन गारंटी 100% सेफ्टी। अब कैसे करेंगे, चाइनीज को कर नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। एक तो दोस्तों ये बात है। दूसरी चीज जो मैं सोच रहा हूं कि यू सी, एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर ये देखिए ना, ये दी क्यों है? ये जाहिर सी बात है ईरान को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा है पाकिस्तान, मैंने बोला था तो मुझे ना पाकिस्तानियों का काफी सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस निकालते हैं और कुछ कुछ करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेजर, तुम तो गलत बात करते हो और तुम हमारे खिलाफ गलत खबर, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, फेक न्यूज वगैरह वगैरह। नहीं, मैं ये है, ये आप लोग करते हैं ऐसा। आपने फिर अपना ईमान किराए पे दे दिया, बेच दिया। ईमान तो नहीं बेचेंगे आप लोग, ईमान अपना आप किराए पे दे देते हैं, और आपने किराए पे ईमान दे दिया है। और किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा, मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, अचानक क्या डायलॉग्स पे, बार बार। कभी तो पूछ लो आसिम मुनीर को कि भाई आपको लंच पे क्यों बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने? आप में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, आप कौन से इतने बड़े तीसमार खान हैं कि आपको बुलाया है? अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए, दावत पे आपको हम बुला रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है कि वो जो दावत का बिल है 25 करोड़ कौन देगी उस पूरे बिल को? पर आपने ये नहीं सोचा क्योंकि खाते वक्त ध्यान नहीं रहता कि इस खाने का हाजमे पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए साहब, इन्होंने एयर बेसिस की बात करी है, वहां पे ईरान ने कतर के थ्रू, ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान ने कतर के थ्रू सारे नेबर्स को वार्न करा है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि तुमने भी हमारे ऊपर ऐलान जंग करा है, फिर हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करेंगे। इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो ये कतर के थ्रू डायरेक्टली नहीं फोन करा या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब बातें नहीं करी, इन्होंने थ्रू कतर। दोस्तों, कतर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। कतर फंड्स अल जजीरा, जो कि ग्लोबल न्यूज नेटवर्क है, उसके अलावा तालिबान के हेडक्वार्टर्स वहां पे हैं, और बाकी सब हमास, हिजबुल्लाह, ये सब जितने भी लोग हैं, दे ऑल हैव प्रेजेंस इन कतर। तो कतर ने फिर सबको फोन करा है, और सुनने में ऐसा आया है, ये भी सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ
तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। देखिए साहब, ऐसा है कि आसिम मुनीर और उसके जर्नल तो सेफ हैं, दे आर सेफ। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, अगर ऐसी चीज होगी, वो तो जैसे 9 मई के बाद आपने देखा था, वो तो जहाज पकड़ के बाहर भाग जाते हैं, दे रन अवे आउटसाइड, वो दुबई लंदन चले जाएंगे। ईरान अगर पाकिस्तान पे मिसाइल मारता है, जो कि पहले मार चुका है 1-1.5 साल पहले, कोई नई बात नहीं है, ईरान एक्चुअली डिड अ टारगेटेड ऑपरेशन इनसाइड पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा और अपने हवाई जहाजों से कुछ 7-8 लोग मार दिए, पता लगा वो भी बलोच थे, पाकिस्तान के ही थे, वहां पे गए थे, मजदूर थे, उनको मार दिया। मारा कौन जाएगा दोस्तों? अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो आम पाकिस्तानी मारा जाएगा। आसिम मुनीर पे तो बम गिरेगा नहीं भाई, आसिम मुनीर पर बम नहीं गिरेगा, कौन मारा जाएगा? सिंपल, द पीपल हु विल बी किल्ड आर कॉमन पाकिस्तानीज। वो तो उस टेबल पे बैठे नहीं थे जहां पे वो बढ़िया बढ़िया पकवान और बढ़िया बढ़िया खाने परोसे जा रहे थे व्हाइट हाउस में, तो वहां पे आम पाकिस्तानी तो खा नहीं रहा था। तो जिसने सुपारी ली है ईरान की, यही मैंने कल ट्वीट भी करा था, वो ईरानियन एंकर नहीं है जो भाग गई थी स्टूडियो से, तो मैंने देखा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट करा है, पता नहीं उनका अकाउंट था या जो भी था। तो मैंने यही बात बोली कि आपकी सुपारी ले ली है पाकिस्तान ने, ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, अच्छा, ये सब चीजें वहां पे हो रही हैं, जंग फैल रही है, और ईरान, देखिए, ईरान इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल, इजराइल इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल, और दोनों एकदम बिल्कुल क्लियर है कि साहब लड़ाई जो है हमारी सर्वाइवल की जंग है। इसमें जो जीतेगा ना सिर्फ वो सिकंदर कहलाएगा, वो जिंदा रहेगा, और दूसरा रगड़ दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। और आज की तारीख में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। लोग अक्सर कहते हैं कि कौन जीतेगा, मीडिया में भी डिस्कशन है। देखिए, सिंपल सी बात है, सप्लाई चेन का टोटल मामला इधर भी, टोटल मामला इधर भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, गेम क्या हुआ है। गेम ये हुआ है कि इजराइल अपने वेपन्स चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, और इजराइल को पीछे से सप्लाई हो रहे हैं भारी मात्रा में, भारी मात्रा में। अमेरिका से सप्लाई हो रहे हैं, यूरोप से सप्लाई हो रहे हैं, ज्यादातर अमेरिका से सप्लाई हो रहे हैं। तो इजराइल के पास हथियारों की कमी नहीं है, राइट। अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भी डिप्लॉय कर रखा है, अमेरिका ने अपनी सबमरीन्स, पूरा एक तामझाम वहां पे है जिसकी डिप्लॉयमेंट हो रखी है। और जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी तो अमेरिकन शिप्स ने उनको इंटरसेप्ट भी करा था। तो एक तो ये स्टोरी चल रही है साथ साथ, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ईरान को देखें, ईरान के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई है कि ईरान को सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। तो ईरान जो है वो 3 फैक्टर्स से मारा जा रहा है। पहला फैक्टर जो ईरान को मार रहा है वो ये है कि ईरान के पास अब धीरे धीरे असलाहा, मिसाइल, बॉम्ब्स, ये सब खत्म हो रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये मारा जा रहा है कि जहां पे ये बन रहे थे, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वहां पे बहुत खतरनाक हमले इजराइल कर रहा है। एक तो खर्च हो रहे हैं, दूसरा नए वाले बन नहीं रहे। और अगर हम बाहर की सप्लाई, थी कि 2, 4, 5 चाइनीज जहाज अगर रुक भी गए ईरान में और चाइना ने कुछ मिसाइल कुछ दे भी दिए, इट इज नॉट strong enough, it is not powerful enough, it is not logistically viable enough to do this। ना चाइना में उतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, चाइना में वैसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सी से आप सप्लाई कर नहीं पा रहे ना ईरान को, आपको तो हवाई जहाज भेजना पड़ेगा। और ये हवाई जहाज आएगा या तो सेंट्रल एशिया से आएगा या पाकिस्तान के ऊपर से आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा, जो ईरान में लैंड करेगा, कोने में लैंड करेगा, सामान उतार के वापस चाइना भाग जाएगा। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा चाइना, समुद्री रास्ते वो कर नहीं सकता। समुद्री रास्ते में वहां पे अगर चाइना ने करने की कोशिश करी, वहां पे अमेरिकन शिप्स हैं, चाइना को डिफिकल्टी आ सकती है। और पूरा ईरान आज की तारीख में हालत जंग में है। तो अब आप ये सोचिए भाई साहब कि आखिर मिसाइल आप रोज खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप कई 100 की तादाद में इजराइल की ओर मिसाइल फेंक रहे हैं। इजराइल कुछ इंटरसेप्ट कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, पर आपके तो खर्च हो रहे हैं मिसाइल्स, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बना नहीं पा रहे नए, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पूरी की पूरी इजराइल ने बर्बाद कर दी। और तीसरी अहम बात, आपको बाहर से भी सप्लाई नहीं हो रहा। इजराइल के साथ ये तीनों प्रॉब्लम्स नहीं है, इजराइल खर्च भी कर रहा है, बना भी रहा है, बाहर से भी सप्लाई हो रहा है। एंड में जीतेगा वही जो ज्यादा प्रोफेशनल है, जिसकी सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत है।
तो दोस्तों आपको कुछ समय में यह पता लग जाएगा कि ये जो पूरी लड़ाई है इजराइल और ईरान की, ये एक तरफा होती चली जा रही है और हर रोज ये एक तरफा हो रही है। कुछ ही दिनों की बात है, अमेरिका को मुझे लगता है कि बीच में पड़ना पड़ेगा, और जिस दिन अमेरिका बीच में पड़ गया उस दिन दोस्तों गेम ओवर हो जाएगा। उस गेम ओवर का इंतजार है, क्योंकि जितनी जल्दी ये आयतुल्ला खमेनी की रिजीम जाती है, ये तख्ता पलट होता है और नए लोग आते हैं, उतना फायदा भारत को भी है दोस्तों। मैं अक्सर ये कहता हूं, लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं, बोलते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, आपका एनालिसिस गलत है। लेकिन मैं जो मानता हूं वो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, ये कश्मीर में आग लगा देंगे। ये कट्टरपंथी रजीम है। आप चाबहार से और आप भारत की इन्वेस्टमेंट से, इससे आप प्लीज डोंट बी फूल्ड बाय ऑल दिस। ये अपनी तरफ एक तरफ चल रहा है, कोई बात नहीं, ये चल रहा है अपनी तरफ। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए और उसको ऐसा लगा कि वो एक स्टेबल पोजीशन में है, वो कश्मीर को आग लगाएगा। अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ये होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इट इज हाई टाइम that the world got rid of this evil regime in Tehran.